ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के हल्की पड़ने के साथ साथ वैक्सीनेशन जो है वो धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होगा, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और अगर साइड इफेक्ट्स हुए तो उनसे कैसे निपटा जाए। इसके अलावा वैक्सीन लगने के बाद घर पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चर्चा ये भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई लोगों को कोरोना हो रहा है, तो फिर वैक्सीन की क्या जरूरत है। इन सवालों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच फैल रही अफवाहों ने और पेचीदा बना दिया है। आज के इस कार्यक्रम में हम कोरोना, वैक्सीनेशन और इससे जुड़े बहुत से सवालों को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर सर गंगाराम के अस्पताल के डॉक्टर हैं, ये है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर वेद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। श्रोता, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-1157-67 और 23314444 पर। अगर आप इस नंबर पर फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो आप 011 जरूर लगाएं, फोन नंबर 23314444 पर। डॉक्टर वेद, शहरों और गांवों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों में शंका बनी हुई है और हम आपके माध्यम से आज इस कार्यक्रम में जानना चाहेंगे कि कोरोना से पहले भी जिन महामारियों ने तांडव मचाया था उसमें वैक्सीनेशन की क्या भूमिका थी और कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। डॉक्टर वेद। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम, चाहे हमारे सोशल लीडर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मीडिया हो, हम जनता तक, लास्ट आदमी तक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, हम वैक्सीन के जादू के बारे में बताएं कि ये वैक्सीन कोई नई चीज नहीं है। हम लोग 30 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, कई बीमारियों को लेके बच्चों की जो बीमारियां होती हैं, और बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था पोलियो और चेचक का। जो लोग गांव में रहते हैं उनको मालूम है कि आज पोलियो और चेचक हमने दोनों ही पे विजय प्राप्त की है। उसका पूरा श्रेय सिर्फ एक चीज को जाता है, वह है वैक्सीनेशन। यदि हम उस चीज की याद दिलाएं उन गांव वालों को कि देखिए वैक्सीनेशन से क्या फायदा है, ये हम पहले देख चुके हैं। और यदि हम ये वैक्सीन इस बीमारी के लिए भी लेंगे, कोरोना के लिए, हुआ क्या है, कभी कभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी, तो तरह तरह की अफवाहें गांव में फैलती हैं। क्योंकि लॉकडाउन भी है, कई लोग अफवाहें फैलाने में भी उनको बहुत मजा आता है, तो वो तरह तरह की अफवाहें फैलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कहीं साउथ में एक जगह कोई दवाई बांट रहा था कि एक जादू की दवाई है। आज भी मैं टीवी में देख रहा था कि कहीं मध्य प्रदेश में कोई पानी बांट रहा है जादू का। तो ऐसी अफवाहें गांव में फैलती हैं और ये सब हमारा कर्तव्य है, हमारे टीवी का, मीडिया का, रेडियो का और सोशल लीडर्स का, कि हम लोगों को बताएं कि हमारे पास एक वैक्सीन का बहुत बड़ा इतिहास है और हम वैक्सीन कोई बाहर से नहीं आई हुई है। वैक्सीन हम लोग 20-25 साल से बना रहे हैं। हम पूरे वर्ल्ड के नेता हैं वैक्सीन बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं गांव वालों को कन्विंस करना है कि हम पहले भी 2 बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर चुके हैं और बच्चों की कई बीमारियों को हर साल वैक्सीन करते हैं। तो ये जो वैक्सीन है बहुत सेफ है। छोटा मोटा कोई बुखार आ सकता है, उसके लिए बुखार की दवा ली जा सकती है, अदरवाइज ये बहुत सेफ है। डॉक्टर, अपने इस कार्यक्रम में आज हम शुरुआत से ही हमने ग्रामीण इलाकों की चर्चा करी है। वहीं से एक प्रश्न और उठता है कि अब जब शहरों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं
तो वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के मरीजों में कुछ बढ़ोतरी हुई है और उन इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं डॉक्टर शहरों के मुकाबले में उतनी पुख्ता नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि दूर दराज के गांवों के लोग किस तरह से ये समझें कि उन्हें कोरोना हुआ है और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये हमें अपनी रियलिटीज मालूम होना चाहिए कि जब हम शहरों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई परेशानी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डे टू डे बीमारियों के लिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। बट जब कोरोना हुआ तो जहां 100 पेशेंट आते थे वहां 10,000 पेशेंट आए, तो नेचुरली ओवरबर्डन जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है हेल्थ का तो वहां परेशानी होती है। यही चीज गांव में है। तो हमें ये बताना है कि देखिए यदि 100 पेशेंट होंगे, मेरा मतलब ये है कि कभी कोई ये ना समझे कि मैं बीमार हूं तो मुझे एकदम से डॉक्टर के पास भागने की जरूरत है। ये जो पैंडेमिक है इसका हमें गांव-गांव प्रचार करना ये है कि देखिए यदि 100 पेशेंट होंगे तो 100 में 90 अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉलेज की जरूरत है कि ठीक है 100 में से 90 तो अपने आप ही ठीक हो जाना है। तो क्या उसके लिए कोई दवा की जरूरत है? किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर में पैरासिटामोल रखिए, बहुत ज्यादा बुखार है तो ले सकते हैं, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। 100-101 फीवर आपको 6-7 दिन रहेगा और 7-8-9 दिन में ठीक हो जाएगा। इसको पहला हफ्ता तो 100 में से 90 लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ 10% लोग हैं जो कि जिनको की डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। कभी दूर दराज में डॉक्टर नहीं भी रहता है या डॉक्टरों से टेलीफोन पे संपर्क किया जा सकता है, जिसको आजकल हम लोग टेली मेडिसिन बोलते हैं। तो यदि आपको 5-6 दिन से बुखार आ रहा है तो अपने डॉक्टर के संपर्क में तो टेलीफोन पे रह ही सकते हैं। यदि बुखार आपका ठीक हो गया 8-10 दिन में तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है या बहुत खांसी आपको बढ़ती जा रही है या आपका ऑक्सीजन लेवल आपको लगता है कि मैं चलता हूं तो मेरी सांस भरती है। देखिए शहरों में तो हम लोग बोलते हैं कि आप एक पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, बट कोई जरूरी नहीं है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर ही रखें। हमें पता चल जाता है कि आज मैं बाथरूम तक जाता था मेरी सांस नहीं भरती, अब मेरी सांस भरती है। ऐसी सिचुएशन में हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और हम टेलीफोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि गांव में सुविधा नहीं है डॉक्टर की तो वो टेलीफोन पे भी आपका इलाज कर सकता है, जिसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो वो आप ठीक हो सकते हैं। उसके लिए कुछ दवाइयां डॉक्टर देता है, बट बेवजह दवाइयां मत खाइए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयां बताने लगते हैं। कोई बोलता है ये ले लीजिए, कोई बोलता है वो ले लीजिए। जैसा मैंने बताया कि 100 में से 90 लोगों को तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे या मैक्सिमम पैरासिटामोल की जरूरत होगी। जो 10% बचे उनको शायद कोई जरूरत पड़े स्टेरॉइड वगैरह की, वो भी डॉक्टर के सुपरविजन में लेना है। और कब लेना है? जब आपका बुखार 102, 103, 104 वो भी 1 हफ्ते के बाद भी चल रहा है। 1 हफ्ते तक तो आप परेशान मत होइए। 1 हफ्ते के बाद भी यदि आपका बुखार जारी है और बुखार बहुत ज्यादा है, सांस भरने लगी है आपकी या आपका खांसी बहुत आने लगी है, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, आपको स्टेरॉइड देगा, बट बेवजह स्टेरॉइड मत लीजिए। गांव में क्या होता है, कई लोग पुड़िया बांटते रहते हैं कि ये कोरोना की दवा है, उसमें स्टेरॉइड होता है। तो फर्स्ट वीक में स्टेरॉइड कतई लेना नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट वीक में स्टेरॉइड लेंगे तो उसकी खराबी आ सकती है, जिसको बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ब्लैक फंगस या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला के बारे में, कोरोना से जुड़े हुए कई सवाल, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर वेद, अब बात हम वैक्सीन की एक बार फिर से शुरू करते हैं। मुझे वैक्सीन लगी है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ये सबसे पहला प्रश्न जो है वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति के मन में आता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैक्सीन का हमारे पास इतना लंबा इतिहास है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की एक्चुअली चर्चा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को देते हैं, हमने तो कभी अपने बच्चों से
ये नहीं पूछा कि उनको क्या होता है। हाँ, ये हमें मालूम है कि कोई भी चीज, इंजेक्शन, जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ था तो मुझे मालूम है कि वैक्सीन, जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं, चाहे वो टिटनस का हो, तो थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है। या 100 लोग वैक्सीन लेते हैं तो 8-10 लोगों को छोटा मोटा बुखार या छोटा मोटा जोड़ों में दर्द या मसल्स में दर्द हो सकता है। वो 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई दवा की जरूरत भी नहीं है। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सेफ है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। आज हम 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। आपने कोई अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं सुना होगा। हाँ, ये हो सकता है कोई कहे कि साहब मैं वैक्सीन ले रहा था, अब मुझे हार्ट अटैक हो गया, तो उसको वैसे भी हार्ट अटैक होगा, उसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। तरह तरह की सूचनाएं आती रहती हैं, हम लोग लिटरेचर में पढ़ते रहते हैं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वैक्सीन से वो हो जाएगा। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। छोटी मोटी चीजें जैसे मैंने बताया वो हो सकता है। यदि आपको बुखार या दर्द होता है तो आप एक पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सेफ है। जी डॉक्टर वेद, इसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि मैं वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका हूं, अब मुझे कोरोना नहीं होगा, ये कहां तक सत्य है? देखिए, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने दोनों डोज वैक्सीन की लगाई हैं, बट मुझे फिर भी कोरोना हो सकता है, बट कोरोना सीरियस नहीं होगा, छोटा मोटा जुकाम की तरह होगा। तो मेरा मतलब है कि वैक्सीन से बहुत बड़ा चीज ये होगी कि आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी। हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए तो एक साधारण जुकाम की तरह होगा। वैसे भी मैं गांव वालों को स्पेशली ये बताना चाहता हूं कि जिन्होंने कोरोना का पेशेंट नहीं देखा, तो ये समझ लीजिए कि जैसे साधारण खांसी जुकाम होता है वही है। हाँ, ये साधारण खांसी जुकाम 100 में से 90% ठीक हो जाता है। 10% लोगों को कभी कभी ये आपके छाती में, फेफड़े में उतर जाता है। उस समय जिसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, वो थोड़ा हमारे चिंता का विषय है, जिसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। नहीं तो पूछा जाए तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। 100 में से 90% आपका घर में भी इलाज हो सकता है। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना हो सकता है, बट बहुत कमजोर होगा, जैसे कि साधारण जुकाम, वो ठीक हो जाएगा 5-6 दिन में। जी डॉक्टर वेद, अब जब वैक्सीनेशन, 2 तरह के वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध है वैक्सीन, अब कुछ समय बाद हमारे पास स्पुतनिक भी आ जाएगा। इसके बाद लोग तीनों वैक्सीन्स का, या अभी जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनका साइंटिफिक एनालिसिस करने लगते हैं। हालांकि वो उसके बारे में कितना जानते हैं ये वही जानते हैं, वो अपने आप इसको साइंटिफिक एनालिसिस करने लगते हैं कि मुझे ये वैक्सीन लगा तो मुझे ये हो सकता है, मुझे ये वैक्सीन लगा तो मुझे ये हो सकता है, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये वो उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ऐसे में वो इसी संशय में रहते हैं और कोई भी वैक्सीन लगवाने से डरते रहते हैं। इनका डर कैसे दूर किया जाए? देखिए, पहले तो मैं एक इम्यूनोलॉजिस्ट हूं, तो यदि एक्सपर्ट से पूछें, सबसे मत पूछे। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कार खराब होगी तो हम साइकिल वाले से पूछते हैं कि यार इसको कौन ठीक करेगा। तो पहले तो एक एजुकेटेड आदमी की बात सुनिए। मैं देश को ये बताना चाहता हूं कि पहले तो ये बिल्कुल सेफ है, पहली चीज। दूसरा ये है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगे इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप ए वैक्सीन लीजिए, चाहे 2 बी लीजिए, चाहे सी लीजिए, उसके नाम है। कोई बोलता मैं कोवैक्सीन ले लूं, कोई बोलता कोविशील्ड ले लूं, कोई बोलता स्पुतनिक ले लूं। याद रखिए, जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, इन सब वैक्सीन का अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम यह है कि एंटीबॉडीज बनाना। तो जितनी भी ये वैक्सीन हैं, ये टेस्ट करके आई हैं, पहले जानवरों में, फिर ह्यूमन वॉलंटियर्स में, और फिर हमारे पास रियल टाइम डाटा है जिसको फेज 3 ट्रायल बोलते हैं। ये बताता है कि सभी वैक्सीन्स में एंटीबॉडीज बनती हैं। किसी में 60% बनती हैं, किसी में 70% बनती हैं, किसी में 90% बनती हैं। किसी भी वैक्सीन में यदि 50% से ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो वैक्सीन को सक्सेसफुल माना गया है, तभी मार्केट में उतारा भी गया है। तो आपको जो वैक्सीन मिल जाए वो आप वैक्सीन ले लीजिए। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं
कि जितनी ये वैक्सीन हैं इनमें 19-20 से ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इनको लेने में आपको बिल्कुल आंख मूंद के जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है, इनफैक्ट अवेलेबिलिटी की बात है, अगर आपको मिल जाए। देखिए बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सिर्फ पूरा वर्ल्ड में 100 से ज्यादा मुल्क हैं, सिर्फ 5 मुल्क वैक्सीन बना रहे हैं। तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान उसमें से एक है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही ये सोच लिया था कि 2 चीजों से इन बीमारी को रोका जा सकता है। एक लॉकडाउन से, जो फर्स्ट वेव के बारे में जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत हमारी फर्स्ट वेव बहुत सीरियस नहीं थी, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था कि हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया था और वो भी शिफ्ट किया था। तो एक बहुत बड़ा निर्णय था। और ये दूसरा निर्णय है कि हम वैक्सीनेशन करना चाहते हैं दिसंबर तक हमारे लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का। और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा इसलिए चल रहा है कि हम वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है लोगों पे। हाँ, हम उतावले जरूर हैं कि हम सोचते हैं जल्दी हो जाए इसीलिए, नहीं तो हमारे पास वैक्सीनेशन का बहुत पुराना इतिहास है। जो हमारे पास ये 2 कंपनियां हैं जो बना रही हैं, ये बहुत दिनों से वैक्सीन बनाती हैं बच्चों का, तो हम वैक्सीन बना सकते हैं। बट क्योंकि सेकेंड वेव इतनी सीरियस आई तो उससे लोग डर गए, कहने लगे कि भाई बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए वैक्सीन। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है, यदि पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं तो हमने रशियन वैक्सीन भी, स्पुतनिक भी अलाउ कर दी। हाँ, बस 2 वैक्सीन थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अब स्पुतनिक भी है। और एक और वैक्सीन आने वाली है बायोलॉजिकल ई, उसका भी फेज 3 ट्रायल शुरू हो गया। बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल आज एम्स पटना में शुरू हो गया और 1-2 दिन में एम्स ऑल्डन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में शुरू हो जाएगा। जहां तक ये वैक्सीन बच्चों के लिए भी सेफ है, इनफैक्ट प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी सेफ है। तो मेरा मतलब है कि ये वैक्सीन सेफ है, इनकी ट्रायल ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में हो चुकी है। बट चूंकि हम इंडियन पॉपुलेशन है तो इंडियन पॉपुलेशन पे करना जरूरी है, तो बच्चों के लिए भी यही वैक्सीन दी जाएगी और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी दी जाएगी। तो हमारा दिसंबर तक ये हमारा प्लान है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे और ये थर्ड वेव आती भी है तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जी डॉक्टर वेद, इस बीच हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। ये है मुरैना से हरविलास सिंह तोमर। आइए समझते हैं, पूछते हैं, जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। हरविलास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? क्या ये कोरोना की तरह घातक बीमारी है? इसका टेस्ट हमें कब और कहाँ कराना चाहिए? जी डॉक्टर वेद, ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस क्या कोरोना की तरह ही बीमारी है, इतनी घातक बीमारी है, इसका लक्षण क्या है और इसका टेस्ट कहाँ कराना चाहिए? देखिए, जब ये कोरोना नहीं भी था तब भी ब्लैक फंगस को, जैसे फंगस जो है ना जिसको काई बोलते हैं, ये फंगस हमारे कई तरह का होता है। एक फंगस तो वो होता है जबकि हम लोग जो आपको गर्मियों में जहां जहां गीला एरिया है, जैसे कि आपके थाइस के पास है या एक्जिला में है, वहां आपको खुजली होती रहती है, उसको एक फंगस बोलते हैं। एक फंगस ये होता है जो डायबिटीज वालों को होता है। तो ये फंगस पहले भी होता था और साल में 2-4 केसेस हम लोग देखते थे। ये फंगस ऐसा होता था कि एक डायबिटीज वाला पेशेंट है और उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, वो कोमा में आता है और उसके नाक से में फंगस हो जाता था और ये फंगस कभी कभी नाक के ऊपर आंख में चला जाता था या ब्रेन में चला जाता था। ये फंगस इसीलिए डेंजरस माना गया है कि ये इन्वेजिव फंगस है। इन्वेजिव का मतलब है ये आपके शरीर में घुसता चला जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में, धमनियों में घुसता चला जाएगा। तो इसके मेन अभी क्या देखा गया है कि कोरोना के टाइम पे पहले आते थे 2-3 केस, अब आ रहे हैं कि हंड्रेड्स में, तो संख्या बढ़ गई। इसका मेन कारण ये माना गया कि शायद हम लोग ज्यादा लोगों ने बेवजह स्टेरॉइड ले लिया या एक क्या हुआ, गांव में लोगों ने पुड़िया बांट दी, उसमें स्टेरॉइड था, या देसी दवा के नाम पे बहुत सारा स्टेरॉइड खा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुपरवाइज्ड एक अच्छे डॉक्टर के संरक्षण में स्टेरॉइड नहीं लिया, तो बेवजह स्टेरॉइड ले लिया, या आपको डायबिटीज है, या और कारण भी हो सकते हैं, कई कारण जिसका कि लोग कहते हैं कि बेवजह एंटीबायोटिक्स दे दिया।
तो ये फंगस हो जाता है। इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है कि नाक में आपको लगा रहेगा कुछ हो गया है, या नाक से ब्लीडिंग होने लगेगी, या नाक में ऐसा सेंसेशन होगा कि नाक में कुछ है, और ये नाक से फिर ये फंगस ऊपर या नीचे जा सकता है। ऊपर जाएगा तो आंख के पीछे चला जाएगा, तो आंख आपकी थोड़ी सी बाहर निकल सकती है, आंख के पास सूजन आ सकती है, और ऊपर चला गया तो ब्रेन में जा सकता है, तो ब्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। या नीचे जाएगा तो आपके तालू में जा सकता है, और तालू में थोड़ा कालापन आ सकता है, या दांत के पास थोड़ा दांत में दर्द हो सकता है, या दांत में थोड़ा नमनेस आ सकती है, चेहरे पे भी नमनेस आ सकती है। और यदि इलाज ना किया जाए तो ये फंगस पूरा ब्रेन में पहुंच सकता है। लकीली कोरोना और इसमें ये अंतर है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है। इसको एम्फोटेरिसिन से ये ठीक हो जाता है। एम्फोटेरिसिन की थोड़ी कमी जरूर थी, अब सरकार ने वो पूरी करने की कोशिश की है, क्योंकि पहले 2-4 केसेस होते थे, अब 1000 केसेस हो रहे हैं, तो थोड़ा शुरू में परेशानी हुई, बट अभी वो परेशानी दूर कर ली गई है। इसका इलाज 100% अवेलेबल है। जी डॉक्टर वेद, हमारे एक श्रोता है, वो जानना चाहते हैं कि अगर कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वैक्सीन लगवाती है तो कितने समय बाद वो फिर से स्तनपान करा सकती है? देखिए, यदि आपने किसी माँ ने किसी वो लिया है वैक्सीन, तो उसमें एंटीबॉडी पैदा हो जाती है, और एंटीबॉडी तो बच्चे के लिए अच्छा है, तो कोई भी उसमें खराबी नहीं है, वो तुरंत स्तनपान करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से अबरारुद्दीन। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। अबरारुद्दीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, क्या सवाल है? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों के लिए हमने ये पूछा था, हमारा एक टीका लग चुका है, 13 तारीख को 2 महीने होने आए। आप दूसरा टीका कब लगाएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपको कौन सा टीका लगा है? जो कोविशील्ड लगा है। कोविशील्ड लगा है। डॉक्टर, कोविशील्ड इनको टीका लग चुका है, पहली डोज 2 महीने हो चुके हैं, अब ये जानना चाहते हैं इनको दूसरा टीका कब लगेगा? देखिए, आजकल हम कोविशील्ड के बोलते हैं कि 3 से 4 महीने में सेकेंड डोज लिया जाए, क्योंकि आप यदि पहले होता था कि हम कहते थे 1 महीने में ले लीजिए, बाद में इंग्लैंड में इसकी स्टडी हुई कि यदि ये 3 से 4 महीने में सेकेंड डोज लिया जाए तो ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये रखा है कि 3 से 4 महीने में आपको सेकेंड डोज लगेगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बलरामपुर से रिंकी तिवारी। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी सर, जैसे कि अभी आप ब्लैक फंगस के बारे में बात कर रहे थे कि बच्चों में ज्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं, आपने गाँव के बारे में भी क्वेश्चन डॉक्टर सर से पूछा, लेकिन सर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, या हमारी भ्रांतियां समझ लीजिए, दुविधा समझ लीजिए, शंका कुछ भी आप समझ लीजिए, जैसे मैं भी गाँव से ही रिलेटिव हूँ, तो सर जैसे कि ब्लैक फंगस तो सबको हो रहा है, एक्चुअली जो अभी तीसरी मतलब कहर आएगी, तो मैंने ईश्वर से भी सुना है और कुछ लोगों से भी सुना है कि बच्चों में ज्यादा सिम्टम्स होंगे। सर ये कहाँ तक सही है, ये अफवाह है या फिर ऐसे ही है, कहाँ तक सही है, आप थोड़ा इसके राय दीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर वेद, देखिए क्या है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनको कोई भी, चाहे पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी, इस पे ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि क्या है, ये पेंडेमिक के लहरों में आता है, जिसको तो वेव्स में आता है। तो अभी जिसको हम लोग दूसरी वेव कह रहे हैं, हो सकता है तीसरी आए ना आए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, यदि ये वेव्स में आता है तो उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करेगा जिनको वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैक्सीनेट देखिए जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं उनको कम होगा, और चूंकि बच्चे बचे हैं तो बच्चों को हो सकता है, बट याद रखिए बच्चों को यदि कोरोना होगा भी तो सीरियस नहीं होंगे। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो अलग तरह का है, बच्चों के जो लंग्स में रिसेप्टर्स हैं वो अलग तरह के हैं, इसलिए उनको ज्यादा निमोनिया नहीं होता, उनको खांसी जुकाम टाइप का बीमारी होगी और बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि यदि बच्चों को होगा भी, वैसे तो हम लोग पूरा गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर लिया जाए, बट यदि थर्ड वेव उसके पहले भी आती है और जिन लोगों को वैक्सीनेट नहीं हुआ है,
यदि उसमें बच्चे हैं तो बच्चों को ये बीमारी बड़ी माइल्ड होती है, और जो फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी देखा गया है कि बच्चे कभी भी सीरियस नहीं हुए, उनको छोटी मोटी खांसी जुकाम हुआ और ठीक हो जाते हैं, तो उसकी आप परवाह ना करें, ये मेरा आपसे संदेश है। कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता हैं नीमच से अरविंद बैरागी। अरविंद जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। और नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं स्थानीय स्तर पे सर जो मैंने देखा है वो प्रश्न उठाना चाहता हूँ सर, ब्लैक फंगस के बारे में। एक हार्ट के पेशेंट को जैसे कोविड की कोई ज्यादा संभावना नहीं थी, उन्होंने डॉक्टर ने उनको गोलियां दी और उसके बाद में उनको ब्लैक फंगस हो गया सर, ये क्या संभव है? जी डॉक्टर ये जानना चाहते हैं, उनको कोरोना की कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ दवाइयां दी गई, उन्होंने ब्लैक फंगस हो गया, क्या ये संभव है? देखिए, ये फंगस इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है यदि आपने जुडिशियस, जैसे मैंने आपको बताया था, जब कोरोना नहीं भी था तब भी ये फंगस होता था उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम जरा अच्छा काम नहीं करता था, जैसे कि डायबिटीज, बहुत ज्यादा डायबिटीज जिसकी कंट्रोल ना हो, या जिसको कभी कभी कहते ना भाई कि कैंसर की बीमारी है और उनको कैंसर की दवाइयां चल रही हैं, या फिर उनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको ऐसी बीमारियां चल रही हैं, तो ये फंगस किसी को भी हो सकता है, बट ये फंगस बहुत रेयर है। माने आप सोच लीजिए कि 1 महीने में एकाध कोई पेशेंट आता होगा, अब ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं बिकॉज हमारी शायद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ देसी दवा के रूप में ऐसी कुछ चीजें बांटी गई ताकि, तो आप उसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। ये मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि यदि गांव में किसी को इस तरह की बीमारी होती है तो आप टेस्ट के लिए मत भागें। यदि आप ये इस पैंडेमिक टाइम पे यदि आपको बुखार आता है, ये मैं ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहा, बट ये चीज छूट गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप गांव में रहते हैं और आज आपके घर में बुखार आ गया या पड़ोस में बुखार आ गया, तो आप टेस्ट के लिए नहीं भागिए। हाँ, आप जरूर बता दीजिए जो भी आपके सरपंच हैं या किसी को कि मुझे बुखार है, यदि वो व्यवस्था कर सकते हैं टेस्ट की तो अच्छा है, नहीं तो ये मान के चलिए कि ये कोरोना है और 100 में से 90% अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको टेस्ट के लिए भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि हेल्थ अथॉरिटीज आपके यहाँ कोई कैंप लगाते हैं या आपके घर में आके टेस्ट करते हैं तो टेस्ट भी जरूर कराइए, नहीं तो ये मान के चलिए कि ये कोरोना है, क्योंकि ये पैंडेमिक टाइम है। तो ये अच्छा है कि ये तो इस बीमारी में आप वैसे भी 90% ठीक हो जाएंगे, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया। जी डॉक्टर, अब बहुत संक्षेप में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो कोरोना से बचे रहें? ये सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूं, क्योंकि अब शहरों में थोड़ा कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, और गांव की तरफ कोरोना फैल रहा है, तो हमारे जो गांव के भाई बहन हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो एक दूसरे को एजुकेट करें। शहर में आज मीडिया के द्वारा बहुत अच्छी एजुकेशन प्रदान की गई है, और चाहे वो डॉक्टर हो चाहे ना हो, उनको सबको इस कोरोना के बारे में मालूम है। आज गांव में हम ये बताना चाहते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो दवाई है वो ये छूत की बीमारी जिसे कहते थे ना हम लोग एक जमाने में, कि जब छूत की बीमारी है और आप किसी से मिलेंगे नहीं तो दूसरे को नहीं होगा, तो यदि आपको लगता है आपको है तो आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए। करीब 10 दिन में वायरस खत्म हो जाता है, आपके शरीर से चला जाता है, और आपके घर वालों को बचाना है आपको, तो आप भी मास्क पहनिए और घर वाले भी मास्क पहनेंगे, और आपके घर में कोई ना आए जाए तो उसको नहीं होगा। तो बेसिकली हमको क्या बचा सकता है? एक चीज बचा सकती है कि हम अपने को आइसोलेट कर लें, दूसरी चीज बचा सकती है मास्क, और तीसरी चीज बचा सकती है कि 2 गज की दूरी, और चौथी चीज बचा सकती है हमको कि हम एक दूसरे के मुंह में बात ना करें जैसे, और 5वीं चीज है वैक्सीन। ये चीजों का हमें पूरा ध्यान रखना है, और 100 में से यदि आपको कोरोना हो भी गया तो 100 में से 90% आप वैसे भी ठीक हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी।